નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે અહીંયા જોઈશું દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2023-24 નો પ્રશ્ન પેપર છે. ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જે લેવાયેલ છે 16/4/2024 ના રોજ, જેના કુલ ગુણ છે 80. તો આ હિન્દી વિષયનું પ્રશ્ન પેપર છે, તેનું સોલ્યુશન અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા જોઈશું. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલી વાર યુટ્યુબ ચેનલ પર મારો વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો યુટ્યુબને चैनल सब्सक्राइब करवाना भूलता नहीं। प्रश्न 1 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर इस तरह से हम लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आप अपने परिवार का सहारा बनने के लिए क्या करेंगे? तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे विद्यार्थी मित्रों। मैं अपने परिवार का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनाऊंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं अपने परिवार को मदद करूंगा। मैं अपने परिवार के साथ गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। अपने परिवार का कोई सदस्य बीमार हो तब उसका इलाज का प्रबंध करूंगा। इस तरह अपने परिवार को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो इसका उत्तर इस तरह है। डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी? अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? 'स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र था विद्यार्थी मित्रों। तो इस तरह हम लिखेंगे, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। उसके बाद है, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? हमारे देश के विकास में कौन-कौन सी समस्याएं बाधक? 10 नंबर पर है, मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? प्रश्न दूसरा है, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। तो અહીંયા જે કાવ્ય પંક્તિઓ આપેલી છે તેનો ભાવાર્થ આ રીતે આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો। प्रश्न नंबर 3, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। तो અહીંયા કહાની આપેલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તે કેવી છે? અપૂર્ણ છે, એટલે કે પૂર્ણ નથી, તો એને પૂર્ણ કરવાની છે। एक घना जंगल था, वहां पहाड़ी की तलहटी में बरगद का विशाल पेड़ था। उसके आगे हमें कोई मुद्दा दिया गया नहीं है, तो उसके आगे आपको पूर्ण कहानी करनी है। तो आप अपनी तरह से सोच के अपने विचार को यहाँ रख सकते हैं। यहाँ कोई कहानी है फिक्स, ऐसा कुछ नहीं है, आपके विचार से आप कहानी बना सकते हैं।
जैसे दूसरी कहानी है, एक सेठ था, उसके 4 लड़के थे। उसके बाद क्या हुआ, लड़कों ने क्या किया, क्या हुआ उसके परिवार में, तो आप अपने विचार उसमें लिख के कहानी को पूर्ण कर सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसे वो कहानी को बना सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 में दिए गए विषय पर पत्र लेखन कीजिए। 1, शादी में जाने के कारण 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधान अध्यापक को पत्र लिखिए। तो इस तरह से हम पत्र लिखेंगे। दूसरा है, परीक्षा में प्रथम स्थान आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो देखिए इस तरह से लिखा जाता है पत्र। प्रश्न 5 है, रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ हमको लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना है विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ पहला है, एक आदमी साइकिल पर जा रहा था। तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा, आदमी का औरत। तो वाक्य कैसे लिखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे, एक औरत साइकिल पर जा रही थी। दूसरा है, आज हमारी पाठशाला में जादूगर आया था। तो उसका वाक्य ऐसे लिखेंगे, आज हमारी पाठशाला में जादूगरनी आई थी। उसके बाद, जंगल में शेर दहाड़ रहा है। जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। वह भावेश भाई का पुत्र है। वह भावेश भाई की पुत्री है। राजा के पास एक घोड़ा था। राजा के पास एक घोड़ी थी। कक्षा में 2 छात्र बैठे हैं। कक्षा में 2 छात्रा बैठी है। तो इस तरह से हम वाक्य को लिंग परिवर्तन करके फिर से लिखा है। आगे देखेंगे प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर उसका प्रकार लिखिए। तो पहला वाक्य है, मोहन बहादुर लड़का था। तो मोहन बहादुर लड़का था। लड़का था मगर कैसा था, बहादुर था। बहादुर यानी कि क्या होगा, उसका गुण है। तो विशेषण का प्रकार क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है, नारियल का पेड़ बहुत लंबा होता है। नारियल का पेड़ तो है वो लंबा ही होता है, इसीलिए लंबा उसका गुण आएगा, तो गुणवाचक विशेषण। हमारी कक्षा में 7 लड़के हैं। तो 7 निश्चित हमको संख्या दी गई है, इसीलिए उसका विशेषण बनेगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। गांव में ज्यादा किसान रहते हैं। तो गांव में किसान रहते हैं मगर कैसे है, ज्यादा है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 5, पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है। तो पश्चिम दिशा दी गई है, वो क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। इस तरह से प्रश्न 6 में हमने देखा विशेषण पहचान कर उसका प्रकार। अब देखेंगे प्रश्न 7, जिसमें है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया के कालवाचक शब्द को रेखांकित करके उसका काल बताइए। आज पाठशाला में छुट्टी है। आज, तो आज क्या होगा, वर्तमान काल। सुरेश ने पत्र लिखा। तो लिखा, तो वो क्या दर्शा रहा है हमको, काल का प्रकार भूतकाल। तीसरा है, कल परेश आया था। कल था, आया था यानी कि वो भी भूतकाल। 4 नंबर पर है, हम शाम को खेलेंगे। तो भविष्यकाल, खेलेंगे।
खेलते नहीं हैं अभी, खेलने वाले भी है, पर कब? शाम को, इसीलिए वो भविष्य काल हो गया। मैं कल बाजार जाऊंगा, कल जाने वाला है, इसीलिए वो भी क्या हो गया? भविष्य काल। तो इस तरह प्रश्न 7 में हमने देखे कालवाचक शब्द और उसके बाद उसके प्रकार, यानी कि कौन सा काल है वो हमने देखा यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे प्रश्न 8, नीचे दिए परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करके लिखिए। तो અહીંયા આપણે ફકરાનો અનુવાદ કરીશું, તો તે આ પ્રમાણે આવશે। તો આપણે સમયનું મહત્વ સમજવું જોઈએ। એક વખત ગયેલો સમય ફરી ક્યારેય આવતો નથી। વિદ્યાર્થી જીવન એ આપણા જીવનનો સુવર્ણકાળ છે। આ સમયે જીવનને સફળ બનાવવા સંસ્કારોના મૂળ સ્થાપિત કરી શકાય છે। આ સમય પાલન, મહેનત, પ્રેમ, સાચું બોલવું, મોટાને આદર આપવો, મુશ્કેલીમાં પણ ધીરજ રાખવી, શરીરને મજબૂત બનાવવું, આ બધાનું સારું શિક્ષણ લઈને આપણે જીવનને સફળ બનાવવું જોઈએ। प्रश्न 9, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तो અહીંયા આપણને કાવ્ય આપેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ શોધીને લખવાના છે તેની અંદરથી। તો પ્રશ્નો આ રીતના છે તેના। प्रश्न 1, मनुष्य धरती को किसके साथ जोड़ सकता है? तो मनुष्य धरती को अंबर के साथ जोड़ सकता है, ऐसे लिखेंगे। मनुष्य धरती को अंबर के साथ जोड़ सकता है। दूसरा है, मनुष्य माटी से क्या निचोड़ सकता है? तो उसमें लिखेंगे मनुष्य माटी से अमृत निचोड़ सकता है। तीसरा है, किसके प्राण अमर है? तो मनुष्य के प्राण अमर है। उसके बाद देखेंगे 4 नंबर पर, किसको वरदान मिला है? तो उसका उत्तर है मनुष्य को वरदान मिला है। ત્યારબાદ भगवान शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। तो भगवान शब्द का समानार्थी शब्द है ईश्वर, प्रभु। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर चुटकुलों का निर्माण कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ चुटकुले यानी कि जोक्स એનું નિર્માણ કરવાનું છે તમારે। તો તમે તમારી રીતે બનાવીને લખી શકો છો। અત્યારે મેં બનાવેલા છે તે તમે જોઈ શકો છો। 1 નંબર पर हाथी और चींटी। तो इसका चुटकुला है, चींटी और हाथी। चींटी हाथी के पास गई और बोली, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी बोला, तुम उसका क्या करोगी? चींटी बोली, मेरी बेटी की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। दूसरा है चिंटू और पिंटू। देखो इस तरह से आएगा, चुटकुला चिंटू और पिंटू। तो चिंटू, चल बता, जेल को हिंदी में हवालात क्यों कहते हैं? पिंटू कहता है, सिंपल है यार, क्योंकि वहां सिर्फ हवा और लात खाने को मिलती है। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए भाव पत्रक को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ एक भाव पत्रक दिया गया है विद्यार्थी मित्रों, ते તમે જોઈ શકો છો। તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના રહેશે। ભાવ પત્રકમાં દુકાનનું નામ છે, તે કયો આવેલી છે, કઈ વસ્તુનો શું ભાવ છે, કેટલો ભાવ પ્રમાણે સુરેશભાઈએ ખરીદી કરી છે તે તમે જોઈ શકો છો। જીએસટી નંબર આપેલો છે, સંપર્ક નંબર આપેલો છે અને
અહીંયા લખેલી છે कि 1000 की खरीदी पर 10% की छूट भी है। ऐसे हम देख के उसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे नीचे। तो पहला प्रश्न है, सुरेश भाई ने किस दुकान से सामान खरीदा है? तो सुरेश भाई ने अरवल्ली जनरल स्टोर्स की दुकान से सामान खरीदा है। दूसरा प्रश्न है, दुकान कहाँ पर स्थित है? तो दुकान बस स्टैंड के पास मोड़ासा जिला अरवल्ली में स्थित है। तीसरा है, 10 किलोग्राम आटा लेने पर कितने रुपए चुकाने होंगे? तो सुरेश भाई ने आटा कितना खरीदा है? 10 किलो का खरीदा है, यानी कि उन्होंने 5 किलो का 200 रुपये, तो जो 10 किलो का कितना हुआ? 400 रुपये चुकाने होंगे। तो हम लिखेंगे 400 रुपये। 10 किलोग्राम आटा लेने पर 400 रुपये चुकाने होंगे। उसके बाद है, सुरेश भाई ने कितना गुड़ लिया है? तो गुड़ है, यहाँ पे लिखा है 2 किलोग्राम, तो हम लिखेंगे सुरेश भाई ने 2 किलोग्राम गुड़ लिया है। ત્યારબાદ है, रुपया 1000 से अधिक की खरीदी पर कितनी छूट दी जाएगी? तो हमें नीचे बिल में लिखा गया है भाव पत्रक में कि रुपये 1000 की खरीदी पर 10% की छूट, तो हम लिखेंगे रुपया 1000 से अधिक की खरीदी पर 10% की छूट दी जाएगी। 1 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी है? 1 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी है? तो हम यहाँ देख सकते हैं 1 किलोग्राम चावल की कीमत है 30 रुपया। तो हम लिखेंगे 1 किलोग्राम चावल की कीमत 30 रुपये है। प्रश्न 12 है, नीचे दिए गए समय सारणी को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें यहाँ एक समय सारणी दी गई है, यानी कि एक आनंद विद्यालय है, उसका टाइम टेबल दिया गया है। टाइम टेबल आप सब देख सकते हैं। उसके बाद हमको उसके प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। नीचे दिए गए हैं प्रश्न, हम देख सकते हैं। तो प्रश्न पहला है, प्रस्तुत समय सारिणी किस विद्यालय की है? तो प्रस्तुत समय सारिणी कौन सी विद्यालय की है? आनंद विद्यालय की है। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत समय सारिणी आनंद विद्यालय की है। दूसरा है, समय सारिणी में प्रार्थना का समय कितना है? तो समय सारिणी में प्रार्थना का समय 10:45 से 11:20 तक प्रार्थना का समय है, यानी कि हम इस तरह से लिखेंगे। त्यारबाद तीसरा प्रश्न है, शनिवार के दिन कुल कितने तास है? तो शनिवार के दिन हम देख सकते हैं कितने तास है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम लिखेंगे शनिवार के दिन कुल 5 तास है। गुजराती विषय के कुल कितने तास है? तो गुजराती विषय के कुल 5 तास है। समय सारिणी में एक तास का समय कितना है?